हेलो दोस्तों, करियर प्लानेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे 10वीं कक्षा के फिजिक्स के सिलेबस के बारे में, उसके यूनिट्स के बारे में और उस यूनिट्स के अंतर्गत हमें किन किन चीज़ का अध्ययन करना है। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 10वीं कक्षा के फिजिक्स का यूनिट 1, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए हम जानते हैं जो प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तु को देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं जो किसी भी वस्तु को प्रकाश के माध्यम से कैसे देख पाते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है, ठीक है। अब इस वस्तु को हम कैसे देखेंगे? जब भी प्रकाश की किरण क्या होगी, इस वस्तु पे आएगी और इस वस्तु पे टकराने के बाद परावर्तित होगी। तो परावर्तित होने के बाद जो किरण होगा वो हमारे आँखों तक पहुँचेगा, और जब हमारे आँखों तक पहुँचेगा तब हम क्या कर पाएंगे, इस वस्तु को देख पाएंगे, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है प्रकाश के गुण। तो इसका पहला पॉइंट है प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता है। इसका दूसरा पॉइंट है प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसीलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अब यहाँ बात आता है विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग वह है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच क्या करता है, वाइब्रेशन क्रिएट करता है, उसे ही हम बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग। अब इसका थर्ड पॉइंट है प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। तो यह कैसे बनाता है, यह चीज़ भी हम देख लेंगे। मान लेते हैं कि प्रकाश की किरण कहीं से आ रही है, ठीक है, और जब हम इसके सामने क्या करते हैं, कोई भी अपारदर्शी वस्तु रखते हैं तो क्या करता है, इसके पीछे में हमको क्या प्राप्त होता है, छाया प्राप्त होता है। तो इसीलिए प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है, ठीक है। अब इसका फोर्थ पॉइंट है प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है, यानी लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन। उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। तो यह चीज़ भी हम देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ क्या है, कोई दर्पण है, ठीक है, और जब भी प्रकाश की किरण क्या होती है, इस दर्पण पर पड़ता है तो फिर पड़ने के बाद क्या होता है, यह परावर्तित हो जाता है। तो इसे ही हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब हम अगले टॉपिक में देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो इसका फर्स्ट जो नियम है वह है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। और इसका दूसरा नियम है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। तो इस फिगर के माध्यम से हम इसको देखेंगे जो आपतन कोण परावर्तन कोण के कैसे बराबर होता है, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा फिगर। अब यहाँ हम देखेंगे यह क्या है, हमारा आपतित किरण है, और यह क्या है, परावर्तित किरण है, और यह क्या है, अभिलंब है। जब प्रकाश की किरण कहीं से आपतित होती है तो यह क्या होता है, किसी भी चिकने सतह पे आके मिलता है या किसी बिंदु पे आके मिलता है, और जब यह इस बिंदु पे मिलता है तो यह क्या होता है, परावर्तित होता है। तो आपतित किरण और अभिलंब इन दोनों के बीच का जो कोण होता है उसे हम बोलते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण। तो ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। मान लीजिए आपतन कोण 30 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, 30 डिग्री का होगा, ठीक है। अब हम इसका दूसरा नियम के बारे में जानेंगे, यानी इसका दूसरा नियम ये कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब यह तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है या एक ही बिंदु पे होता है। तो यहाँ आप फिगर में देख ही रहे हैं, जो ये आपतित किरण परावर्तित किरण और यह जो अभिलंब है यह क्या है, तीनों एक ही बिंदु पे आके मिल रहा है। तो यही था हमारा प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में।
तो प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें क्या होती है, प्रतिछेदित करती है या प्रतिछेदित प्रतीत होती है। ठीक है, मान लीजिए 2 परावर्तन की किरण हम ले लेते हैं। पहला परावर्तन किरण ये हुआ और दूसरा परावर्तन किरण क्या हुआ, ये हुआ। अब ये दोनों जहाँ प्रतिछेदित करती है यानी एक दूसरे को क्या करती है, काटती है, तो यहाँ क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, अब प्रतिबिंब 2 टाइप का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। तो इन दोनों के बीच क्या अंतर होता है और यह कैसे बनता है, यह चीज़ हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब वह होता है जब प्रकाश की किरण वास्तव में क्या होती है, प्रतिछेदित होती है। और आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरण प्रतिछेदित होती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को हम क्या करते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को हम क्या करते हैं, पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा बनता है, और आभासी प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा बनता है। तो ये था हमारा वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बीच का अंतर। अब अगला टॉपिक है समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होता है, इस चीज के बारे में हम जो है सो जानेंगे। तो चलिए इस फिगर को देखते हैं। मान लीजिए ये क्या है, कोई वस्तु है ए बी। ठीक है, और इससे 2 प्रकाश की किरण, एक ये और एक ये, क्या हो रही है, आपतित हो रही है। और आपतित होने के बाद क्या हो रहा है, ये है हमारा समतल दर्पण। ठीक है, तो एक किरण क्या हो रहा है, फोकस यानी इसके एक्सिस के पैरेलल जो है सो क्या हो रहा है, दर्पण पर पड़ रहा है। और एक जो किरण है हमारा, वह क्या पड़ रहा है, इस समतल दर्पण के ध्रुव पर। ठीक है, तो जब ये सेकेंड वाला आपतित किरण जो है इस ध्रुव पे पड़ता है, यानी यहाँ पड़ता है यहाँ, तो यह क्या होता है, परावर्तन होने के बाद कुछ एंगल के साथ क्या होता है, आपतित हो जाता है। ठीक है, और एक किरण जो है सो मतलब इसके मुख समांतर अक्ष के यानी इसके एक्सिस के समानांतर जो पड़ता है दर्पण पे, वह क्या होता है, जिस दिशा में आपतित होता है उसी दिशा में क्या होता है, पुनः परावर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ इसका जो प्रतिबिंब बनता है वह क्या बनता है, दर्पण के पीछे। यानी यहाँ आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, किरण जो है सो हमारा आती हुई प्रतीत हो रही है, और इसका जो है प्रतिबिंब क्या हुआ, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो किसी भी दर्पण के ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम क्या करते हैं, भी से डिनोट करते हैं, और दर्पण के ध्रुव और बिंब के बीच की दूरी को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका मतलब आकार, उसकी प्रकृति, उसकी स्थिति क्या क्या होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है जो यह आभासी एवं क्या होता है, सीधा होता है। यानी आभासी मतलब काल्पनिक, और सीधा तो आप लोग को पता ही होगा, जो जिस जैसे मान लीजिए इसका बिंब सीधा है उसी तरह उसका प्रतिबिंब भी क्या होगा, सीधा बनेगा। ठीक है, अब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, यानी जितना बड़ा हमारा क्या होगा, जितना बड़ा हमारा बिंब होगा यानी वस्तु होगा, उतना ही बड़ा हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब भी होगा। यानी दोनों का जो साइज होगा वह क्या होगा, समान होगा। ठीक है, अब इसका थर्ड पॉइंट है प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितने वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। यानी ये हमारा दर्पण है। ठीक है, तो जितना दूरी मान लेते हैं, जितना दूरी दर्पण से क्या है, जितना दूरी दर्पण से वस्तु का है उसका प्रतिबिंब जो बनेगा उतना ही दूरी पे पीछे बनेगा। यानी ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या होगा, समान होगा। ठीक है, अब है प्रतिबिंब पार्श्व
परिवर्तित होता है। अब पार्श्व परिवर्तन क्या है, तो इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है। मान लीजिए जो वस्तु का दायां भाग होगा उसका प्रतिबिंब में दिखाई देगा बायां भाग, और जो वस्तु का बायां भाग होगा उसके प्रतिबिंब में उसका क्या होगा, दायां भाग होगा। इसी को हम बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। तो ये रहा हमारा गोलीय दर्पण। ये क्या है, ये हमारा अंदर की ओर वक्रित है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे अवतल दर्पण। अब हम ये फिगर देखते हैं, यह फिगर है उत्तल दर्पण का। यह उत्तल दर्पण है और यह क्या है, बाहर की ओर वक्रित है। तो गोलीय दर्पण उस चीज को बोलते हैं जो अंदर की ओर वक्रित हो या फिर बाहर की ओर वक्रित हो, उसे हम बोलेंगे गोलीय दर्पण, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द। तो यहाँ हम देखते हैं जो गोलीय दर्पण में क्या क्या चीज होता है। ये रहा हमारा गोलीय दर्पण, ठीक है। इसका नाम हम ले लेते हैं M और N। तो अब हम इस गोलीय दर्पण में देखेंगे जो इसमें क्या क्या चीज होता है। एक ध्रुव होता है, एक वक्रता केंद्र होता है, एक फोकस होता है, फोकस दूरी होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव की को प्रायः P से निरूपित करते हैं। तो ये जो गोलीय दर्पण है इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है, इस पृष्ठ पे जहाँ हमारा एक्सिस जो होता है वह कट करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ हमारा ये हमारा रहा समानांतर एक्सिस, ठीक है। और यह एक्सिस जहाँ दर्पण को क्या करेगा, कट करेगा, उसी को बोलेंगे हम ध्रुव, और इसे प्रायः P से निरूपित करते हैं। अब हम आते हैं मुख अक्ष पे। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख अक्ष कहते हैं। मुख अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है, ठीक है। तो यहाँ हमको बता रहा है जो मुख अक्ष क्या होता है। तो मुख अक्ष वह होता है जो दर्पण के वक्रता केंद्र यानी C और दर्पण के ध्रुव से होकर के गुजरती है, उसे ही हम बोलते हैं मुख अक्ष। और यह जो होता है वह क्या होता है, P पे अभिलंब होता है, यानी P पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो उसे ही हम बोलते हैं मुख अक्ष। अब आते हैं वक्रता केंद्र पे। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यह हमेशा C से निरूपित किया जाता है। तो ये हमारा जो गोलीय दर्पण है, इस गोलीय दर्पण का जो केंद्र बिंदु होगा, यानी जहाँ से इस दर्पण का हर एक जगह समान दूरी होगा, उसे ही हम बोलेंगे क्या, वक्रता केंद्र। और इसे प्रायः किस चीज़ से डिनोट करते हैं, C से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं वक्रता त्रिज्या पे। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, चलिए वक्रता त्रिज्या के बारे में जानते हैं। तो वक्रता त्रिज्या यानी दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के जो दूरी होती है उसे ही हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और इसे प्रायः R से सूचित किया जाता है, ठीक है। अब आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी यानी दर्पण के मुख्य फोकस यानी F और इसके ध्रुव यानी P, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे ही हम बोलते हैं फोकस दूरी, और इसे प्रायः स्मॉल f से सूचित किया जाता है, ठीक है। अब हम गोलीय दर्पण के बारे में जान चुके हैं। अब हम जानते हैं अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। यानी अवतल दर्पण से जब हम प्रकाश की किरण को गुजारते हैं या प्रकाश की किरण गुजरती है तो उसका जो होता है फोकस कैसे बनेगा और वह कहाँ से गुजरेगा परावर्तित होने के बाद, वह चीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो पहला है दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण परावर्तित के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं यह फिगर हम देख रहे हैं आप लोग, यह फिगर है अवतल दर्पण का, ठीक है। तो जब
प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से गुजरती है, यानी उसके मुख्य अक्ष के समानांतर, यानी ये रहा मुख्य अक्ष और मुख्य अक्ष के समानांतर ये रहा प्रकाश की किरण। जब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण गुजरती है और जब अवतल दर्पण से किसी बिंदु पर टकराती है तो यह परावर्तित होने के बाद क्या होता है, इसके मुख्य फोकस से परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से गुजरता है। ठीक है, तो ये था इसका पहला पॉइंट। अब हम इसके दूसरे पॉइंट पे आते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। तो ये भी चीज़ हम इस फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। मान लेते हैं क्या यह कोई अवतल दर्पण है, ठीक है। अब जब प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण यानी आपतित किरण है, जब ये प्रकाश की किरण इस दर्पण से इस बिंदु पर टकराती है तो यह आपतित होने के बाद क्या होता है, इस मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है। तो ये था इसका दूसरा पॉइंट। अब इसके तीसरे पॉइंट पे आते हैं। अवतल दर्पण के केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। तो ये अवतल दर्पण का फिगर है और इस फिगर में हम देखते हैं जो यह आपतित किरण है और यह आपतित किरण कहाँ से गुजर रही है, इस दर्पण के केंद्र से। और जब इस दर्पण के केंद्र से गुजरती है और जब दर्पण पे टकराती है तो यह टकराने के बाद क्या होता है, पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाता है। ठीक है, तो यह था इसका थर्ड पॉइंट। अब आते हैं इसके फोर्थ पॉइंट पे। अवतल दर्पण के बिंदु पी की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाती है। तो ये रहा हमारा अवतल दर्पण। अब इसमें क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण आपतित होने के बाद कुछ न कुछ एंगल के साथ जब इस दर्पण के ध्रुव पर टकराती है, यानी इसके पी पर यानी इसके ध्रुव पर टकराती है, तो यह परावर्तित होने के बाद क्या होता है, उसी एंगल के साथ परावर्तित होता है। ठीक है, अब ये जो हमारा मुख्य अक्ष जो हो जाता है यह एक अभिलंब के समान हो जाता है, यानी इसके नॉर्मल के समान हो जाता है। ठीक है, तो इस आपतित किरण को मान लेते हैं हम ए और इसको मान लेते हैं हम बी। ठीक है, तो एन और ए के बीच का जो कोण होता है आई, यानी ये कोण, और एन और बी के बीच का जो कोण होता है यानी ये कोण, ये दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, अब हम आते हैं अवतल दर्पण द्वारा बिंब के विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। तो इसके जो हैं 4 पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट्स को हम आप लोगों को बारी बारी से समझाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, जब किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, हम अनंत पर रखते हैं। तो अनंत पे जब हम किसी वस्तु को रखते हैं, मान लीजिए हम यहाँ कोई भी वस्तु को अनंत पे हम इस वस्तु को क्या किए, रख दिए, तो इससे आपतित होने वाला जो किरण होगा वह क्या होगा, मान लीजिए ये किरण और ये किरण, ये दोनों क्या हुआ, इससे आपतित हुआ। तो आपतित होने के बाद क्या हुआ, दर्पण पे टकराया और दर्पण पे टकराने के बाद फिर क्या हुआ, कुछ एंगल के साथ पुनः परावर्तित हुआ। तो यह कहाँ से गुजरा, इसके फोकस से। ये बात आप लोग हमेशा जान लीजिए कि प्रतिबिंब वहाँ बनता है जहाँ दो आपतित किरण क्या होता है, एक दूसरे को कट करता है। तो यहाँ देखिए ये आपतित परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण, ये दोनों क्या कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वह कहाँ बनेगा, एफ पे, यानी फोकस पे। तो जब हम किसी वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो अनंत पे रखने के बाद इस प्रतिबिंब का जो स्थिति होता है वह कहाँ होता है, फोकस पे। और इसका आकार जो होता है वह क्या होता है, बहुत ही छोटा, और इसकी प्रकृति जो होती है वास्तविक यानी रियल होता है और उल्टा होता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके दूसरे पॉइंट पे, यानी सी से परे। सी से परे का मतलब क्या है, जो सी से कुछ दूरी पे, यानी अनंत और सी के बीच में हम क्या करते हैं
किसी भी वस्तु को अगर हम रखते हैं, ठीक है, तो इससे जो आपतित किरण होता है पहला, वह परावर्तित होने के बाद क्या होता है, फोकस से गुजरता है, और दूसरा आपतित किरण जो है वह परावर्तित होने के बाद क्या होता है, मुख अक्ष, यानी मुख अक्ष ये हुआ, मुख अक्ष के समानांतर गुजरती है, और ये दोनों इस बिंदु पर क्या होता है, एक दूसरे को कट करता है। तो यहाँ क्या होता है, इसका प्रतिबिंब का निर्माण होता है, जिसे हम ए डैश बी डैश से निरूपित करते हैं। तो इस स्थिति में हम देखते हैं जो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होती है, साइज क्या होता है इसका, और इसकी प्रकृति क्या होती है। तो सी से परे अगर हम किसी भी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब का जो स्थिति होता है वह क्या होता है, एफ तथा सी के बीच होता है, और इसका आकार जो होता है वह क्या होता है, छोटा होता है, और इसकी प्रकृति क्या होती है, वास्तविक तथा उल्टा होता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके थर्ड पॉइंट पे, यानी जब किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, इसके केंद्र पे रखते हैं, तो केंद्र पे रखने के बाद क्या होता है, इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, यह चीज़ के बारे में हम फिगर के माध्यम से जानेंगे। तो ये रहा हमारा फिगर, ये रहा हमारा फिगर। तो यहाँ हम क्या किए, किसी भी वस्तु को किसी भी दर्पण के वक्रता केंद्र पे रख दिए। ठीक है, अब इसका पहला आपतित किरण जो होगा दर्पण पे पड़ेगा, और परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगा, और इसका दूसरा जो आपतित किरण होगा वह परावर्तन होने के बाद क्या होगा, इसके मुख्य फोकस के समानांतर निकलेगी, और जहाँ पे ये दोनों आपतित किरण, यानी ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ये दोनों परावर्तित किरण जहाँ पे कट करेगी वहाँ क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ठीक है, जिसे हम क्या करेंगे, ए डैश और बी डैश से निरूपित करेंगे। ये हमारा प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ हो रहा है, जिसे हम ए डैश और बी डैश से निरूपित कर रहे हैं। तो इसका जो है स्थिति और इसका आकार कैसे होगा और इसकी प्रकृति क्या होगी, इस चीज़ के बारे में हम जानते हैं। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ था, सी पर, यानी केंद्र पे। तो इसका जो स्थिति होगा वह क्या होगा, सी पे ही होगा, और इसका आकार जो होगा वह क्या होगा, इसका आकार जो होगा वह समान साइज का होगा, और इसकी प्रकृति जो होगी वास्तविक एवं उल्टा होगा। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। तो इसका फोर्थ पॉइंट क्या है, जब जब हम किसी वस्तु को इसके केंद्र और इसके मुख्य फोकस के बीच रखते हैं तो इसकी स्थिति क्या होती है, इसका आकार क्या होता है और इसकी प्रकृति क्या होती है, इस चीज़ के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट हम देख रहे हैं, फोर्थ पॉइंट है, यानी किसी भी वस्तु को हम क्या करते हैं, सी तथा एफ के बीच रखते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा फिगर। तो इसमें हम देखते हैं, मान लेते हैं ये क्या है, ए बी एक वस्तु है, इस वस्तु को हम क्या किए, सी तथा एफ के बीच स्थित कर दिए। ठीक है, अब जब परावर्तित किरण इससे आपतित किरण जो होगी निकलेगी, और जब वह परावर्तन होने के बाद जहाँ जहाँ से गुजरेगी और जहाँ दोनों परावर्तित किरण कट करेगी वहाँ क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला आपतित किरण, यह दर्पण पे पड़ने के बाद क्या हुआ, इसके फोकस से परावर्तित हुआ, और यह रहा हमारा दूसरा, और यह रहा हमारा दूसरा परावर्तित किरण, आपतित किरण, और यह दर्पण पे पड़ने के बाद क्या हुआ, परावर्तित हुआ, और यह परावर्तित होने के बाद क्या हुआ, मुख अक्ष के समानांतर गुजरा। ठीक है, अब ये जो हमारा दो परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है, यह टकराने के बाद क्या हुआ, एक बिंदु पे आके मिल गया। ठीक है, जब यह एक बिंदु पे आके मिला तो यहाँ क्या हुआ, प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। तो ये जो हमारा ए डैश और बी डैश है यह क्या है, प्रतिबिंब है, किसका, तो ए बी का। ठीक है,
अब हम इसके फोर्थ पॉइंट फाइव पॉइंट पे आते हैं। तो इसका पांचवा पॉइंट जो है वह है, जब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, इसके मुख्य फोकस पे रखते हैं, तो इसकी स्थिति, इसका आकार और इसकी प्रकृति क्या क्या होती है, इस चीज़ के बारे में आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं क्या है, यह कोई वस्तु ए बी है, ठीक है। इसको हम मुख्य फोकस पे रख दिए, ठीक है। तो इससे जो एक आपतित किरण निकलेगी वह क्या होगी, दर्पण पे पड़ने के बाद पुनः उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी, और दूसरा जो होगा वह परावर्तन होने के बाद इसके मुख्य फोकस से ही गुजरेगा, और जब यह मुख्य फोकस पे गुजरेगा तो यह जो है सो बहुत दूरी में जाके क्या करेगा, एक दूसरे को कट करेगा। तो इसका जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वह कहाँ होगा, अनंत पे होगा, और इसका जो साइज होगा वह क्या होगा, वस्तु से बहुत ही बड़ा होगा, और यह क्या होगा, आभासी एवं सीधा। इसकी प्रकृति क्या होगी, यहाँ जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा इसकी प्रकृति क्या होगी, बहुत ही मतलब आभासी एवं सीधा होगा, ठीक है। अब हम आते हैं इसके 6 पॉइंट पे, यानी P तथा F के बीच जब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, रखते हैं। तो ये रहा हमारा P, ये रहा हमारा F, इन दोनों के बीच मान लिए हम इस वस्तु ए बी को रख दिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक परावर्तित किरण, एक आपतित किरण परावर्तन होने के बाद पुनः उसी दिशा में वापस लौटेगी, और एक आपतित किरण जो है सो परावर्तन होने के बाद, ध्रुव से परावर्तन होने के बाद कुछ एंगल के साथ क्या होगा, परावर्तन होगा, और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह क्या होगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो ये रहा हमारा ए बी का प्रतिबिंब, यानी ए डैश और बी डैश। तो दोस्तों ये था हमारा अवतल दर्पण के द्वारा विभिन्न स्थिति में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट है, सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह क्या करता है, समानांतर किरण पुंज का निर्माण करता है, जिससे क्या होता है, प्रकाश फैलता है, और प्रकाश फैलने के बाद किसी वस्तु को हम साफ साफ देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके दूसरे पॉइंट पे। तो इसका दूसरा पॉइंट है, दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तो अवतल दर्पण से क्या होता है, कभी कभी बड़ा प्रतिबिंब का निर्माण होता है, और बड़ा प्रतिबिंब का निर्माण होता है तो हम किसी छोटे वस्तु को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, और उसके प्रतिबिंब के माध्यम से उस वस्तु को बड़ा करके क्या करते हैं, उसको हम देख पाते हैं। अब आते हैं इसके तीसरे पॉइंट पे। इसका तीसरा पॉइंट क्या है, इस चीज़ के बारे में जानते हैं। इसे प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में उपयोग किया जाता है। यह हमेशा कहाँ लगा होता है, सैलून वगैरह में लगा होता है, जिससे क्या होता है, अगर हम कोई सैलून में अगर हम बैठते हैं और जब कोई नाई हमारा बाल बनाता है तो क्या होता है, उसको एकदम बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिससे उसको क्या होता है, बाल काटने में या दाढ़ी बनाने में आसानी होता है, ठीक है। अब चौथा पॉइंट क्या है, तो इसको हम क्या करते हैं, सौर भट्टियों में उपयोग करते हैं। तो सौर भट्टी में इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि यह प्रकाश की किरण को क्या करता है, केंद्रित करता है, जिससे क्या होता है, अधिक मात्रा में क्या होता है, ऊर्जा की उत्पन्न होती है, और अधिक मात्रा में एक जगह प्रकाश की किरण जब पड़ती है तो क्या होता है, हीट उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये था हमारा अवतल दर्पण का उपयोग। अब हम आते हैं उत्तल दर्पण पे, ठीक है। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण वह होता है जिसका वक्र पृष्ठ जो होता है बाहर की तरफ वक्रित होता है, और यह अंदर से क्या होता है, रजित होता है। इसी को हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में हम देखेंगे, जब उत्तल दर्पण में किसी वस्तु से जब कोई भी प्रकाश की किरण आपतित होती है, और आपतित होने के बाद मतलब दर्पण पे कहाँ कहाँ
या किस किस जगह से परावर्तित होती है, इस चीज़ के बारे में हम इस फिगर के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए हम जानते हैं। तो इसका पहला पॉइंट जो है वह है जो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसारित होगी। तो यहाँ देख रहे हैं जो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस ये है जो P और C से होकर के क्या हो रहा है, गुजर रहा है। और जब इस मुख्य फोकस से कोई भी प्रकाश की किरण समानांतर गुजरेगी तो यह दर्पण पे पड़ने के बाद क्या होगा, कुछ एंगल के साथ क्या होगा, परावर्तित होगा। और इन दोनों किरणों के बीच का जो एंगल होगा वह क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। और यह इसके मुख्य फोकस पे क्या होगा, अपसरित होती हुई प्रतीत होगी। आपको ऐसा लगेगा कि यह प्रतीत हो रहा है, यानी काल्पनिक निर्माण होगा। आपको मतलब पूरा रियलिटिक चीज नहीं दिखाई देगा, आपको लग रहा होगा जो यह चीज ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब हम इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाला किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। यह इसका सेम अपोजिट होता है। पहला में क्या था, जब इसके मुख्य अक्ष से कोई भी किरण समानांतर गुजर रहा था तो यह कुछ एंगल के साथ क्या हो रहा था, परावर्तित होने के बाद पुनः उसी दिशा में वापस लौट रहा था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जो कोई भी प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण में किसी एंगल के साथ जब आता है तो यह परावर्तन होने के बाद, किसी बिंदु से परावर्तन होने के बाद यह क्या होता है, इसके मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरता है। फिर से हम आपको बता रहे हैं जो मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष वह होता है जो दर्पण के ध्रुव और उसके वक्रता केंद्र से होकर के एक गुजरता है, उसे ही इस मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो इस दर्पण में इसका मुख्य अक्ष ये है। ठीक है, अब इसके हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौटती है। तो यहाँ हम देखेंगे जो भी किरण उत्तल दर्पण के केंद्र की ओर जा रहा होगा, जो भी किरण उत्तल दर्पण के केंद्र की ओर जा रहा होगा वह परावर्तन के बाद क्या होगा, पुनः उसी दिशा में वापस लौटेगा। तो ये था इसका थर्ड पॉइंट। ठीक है, अब हम आते हैं इसके फोर्थ पॉइंट पे। उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है और आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाती है। और यहाँ हम देख रहे हैं जब भी कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, आपतित होने के बाद इसके ध्रुव पे जो टकराती है तो यह क्या होता है, जिस एंगल से इसके ध्रुव पे टकराती है उसी एंगल के साथ यह क्या होता है, परावर्तित होता है। और यह कोण जो होता है वह दोनों क्या होता है, बराबर होता है। इसको हम बोलते हैं आपतन कोण और इसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, तो ये था इसका फोर्थ पॉइंट। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, इसकी स्थिति क्या होती है और इसका साइज क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जब हम किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत पे रखते हैं तो अनंत पे रखने के बाद क्या होता है, अनंत पे जब हम किसी वस्तु को रखते हैं तो यह इसका जो प्रतिबिंब बनता है वह कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। ठीक है, और फोकस पे बनने के बाद इसका आकार जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है और यह क्या होता है, काल्पनिक होता है और सीधा होता है। ठीक है, अब इसके दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे। इसका दूसरा पॉइंट है अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच जब हम किसी वस्तु को रखते हैं, यानी ये रहा इसका ध्रुव P और ये रहा हमारा अनंत, इन दोनों अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच, यानी इन दोनों के बीच हम किसी वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो होता है वह दर्पण के पीछे बनता है और यह साइज में क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है और यह क्या होता है, आभासी होता है। तो ये था उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक आकार। इस फिगर के माध्यम से आप लोग आसानी से समझ सकते हैं जो उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु को अनंत पे रखने पर और अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है और उसका आकार क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट जो है
इसका पहला पॉइंट है, उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। उत्तल दर्पण को इसीलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं और ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। और इसका दूसरा पॉइंट है, दुकानों में इनका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होता है। तो चिन्ह परिपाटी अगर हम जान पाएंगे तभी हम किसी भी दर्पण के सूत्र को सिद्ध कर पाएंगे और और यह भी सिद्ध कर पाएंगे कि F=R/2 कैसे होता है। तो चलिए हम चिन्ह परिपाटी को इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो ये रहा हमारा स्क्रीन पे फिगर। तो इसका फिगर ये है, मान लेते हैं ये क्या है, कोई अवतल दर्पण है और ये क्या है, इसका एक्सिस है यानी मुख अक्ष है। तो मुख अक्ष है, तो जब भी हम किसी वस्तु को रखेंगे तो दर्पण के बाईं ओर रखेंगे, यानी दर्पण के बाईं ओर रखेंगे, जिस ओर से क्या होगा, मतलब हमारा प्रकाश का परावर्तन होगा या अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है, इसके रजित भाग के साइड में नहीं रखेंगे, तब तो कुछ बनेगा ही नहीं। इसके किस भाग में रखेंगे, जिस भाग में क्या होगा, चिकना होगा, तो उसी ओर न प्रकाश का परावर्तन होगा। तो उस साइड में हम क्या करेंगे, किसी वस्तु को रखेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ हम कोई भी वस्तु ए बी को क्या किए, रख दिए। तो यहाँ इस स्थिति में क्या होगा, ये दर्पण के ध्रुव और इस वस्तु के बीच की जो दूरी होगी या बाएं दिशा की जो दूरी होगी वह हमेशा क्या होगी, निगेटिव होगी, और दाएं ओर की जो दूरी होगी वह क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। और ऊंचाई यानी ऊपर की ओर जो दूरी होगा वह क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और नीचे की और जो दूरी होगी वह क्या होगी, निगेटिव होगी। यानी वस्तु की दूरी जो होगी, यानी वस्तु हमारा कौन सा है, ए बी है, वस्तु हमारा कौन सा है, ए बी है। तो दर्पण से वस्तु के बीच की जो दूरी होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, वह हमेशा यू क्या होगा, हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, और प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब तो क्या होता है, कभी दर्पण के आगे बनता है, यानी कभी दर्पण के आगे बनेगा, कभी दर्पण के पीछे बनेगा। तो जब दर्पण के आगे बनेगा यानी बायां ओर बनेगा, तो इसका दूरी क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी माइनस में होगा, क्या होगा, निगेटिव होगा। और जब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, यानी इसके दाईं ओर बनेगा, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका दूरी यानी दर्पण से क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और प्रतिबिंब की दूरी यानी प्रतिबिंब जो होता है उसका दूरी और दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम भी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और दर्पण और वस्तु के बीच के दूरी को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चिन्ह परिपाटी। और वस्तु की ऊंचाई जो होती है, यानी मान लेते हैं क्या, कोई भी वस्तु ए बी है, तो इसका जो हाइट होगा यानी एच जो होगा वह हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि चिन्ह परिपाटी में हमें बताया जा रहा है कि ऊंचाई ऊपर की ओर जो होगा, यानी ऊपर की ओर जो होगा वह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और जो ऊंचाई नीचे की ओर होगा वह क्या होगा, निगेटिव होगा। तो प्रतिबिंब क्या होता है, कभी नीचे की तरफ भी बनता है यानी उल्टा भी बनता है, और कभी क्या होता है, सीधा भी बनता है। तो इस स्थिति में क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगा एच, जिसको हम मान लेते हैं H0 मान लेते हैं, या H0 जो होगा कभी पॉजिटिव होगा तो कभी क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा चिन्ह परिपाटी, और इस चिन्ह परिपाटी के माध्यम से हम समझेंगे दर्पण सूत्र क्या होता है और दर्पण सूत्र को प्रूव कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा चिन्ह परिपाटी। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये है दर्पण सूत्र। ठीक है, तो ये है हमारा दर्पण सूत्र, जिसको हम देखते हैं, ये 1/v + 1/u बराबर 1/f है। तो v बराबर प्रतिबिंब की दूरी, और u बराबर बिंब की दूरी, और f बराबर फोकस दूरी। तो ये हमारा दर्पण सूत्र है। इसको हम सिद्ध भी करेंगे, जो 1/v + 1/u बराबर 1/f कैसे होता है। ठीक है, अब यह है आवर्धन। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न वह आपेक्षिक विस्तार जिससे ज्ञान होता है कि कोई प्रतिबिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है, इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की
ऊंचाई के अनुपात में व्यक्त किया जाता है। तो आवर्धन क्या होता है, आवर्धन को हम प्रायः किस चीज़ से डिनोट करते हैं, आवर्धन को प्रायः हम एम से डिनोट करते हैं, यानी स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। किस चीज़ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। और यह जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम एच डैश और बिंब की ऊंचाई को हम एच लिखते हैं। तो इन दोनों का अनुपात जो होता है वो हमारा क्या होता है, आवर्धन होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं एम बराबर एच आई और एच जीरो है। तो एम बराबर यह हुआ प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसे हम माइनस बी, और बिंब की ऊंचाई जिसे यू द्वारा हम लिखते हैं। तो यहाँ एम इक्वल्स टू एच आई बाय एच जीरो बराबर माइनस भी बाय यू हुआ। तो यहाँ इस चीज़ में यहाँ जो बताया जा रहा है, जो एम बराबर क्या है, एच आई बाय एच जीरो, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। और ये चीज़ जो है, यह चीज़ है हमारा प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी और वस्तु की ध्रुव से दूरी, यानी माइनस भी बाय यू। और इन दोनों इक्वेशन को यहाँ हम क्या कर दिए, बराबर कर दिए। तो अब क्या होता है, यदि m ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है। यानी आवर्धन जब क्या होगा, आवर्धन क्या होगा, जब ऋणात्मक होगा यानी निगेटिव होगा तो क्या होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और यदि m धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा। यानी आवर्धन क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा। यदि एच आई और एच जीरो बराबर हो तो एम भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी प्रतिबिंब का आकार और बिंब का आकार क्या होगा, बराबर होगा। यदि एच आई ग्रेटर देन एच जीरो, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है बिंब की ऊंचाई से क्या होगा, बड़ा होगा, तो आवर्धन क्या होगा, एक से बड़ा होगा। और इसका प्रतिबिंब जो होगा वह वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है। अब इसका फोर्थ पॉइंट है, जो यदि एच आई लेस देन एच जीरो का होगा, यानी इस स्थिति में क्या होगा, हमारा आवर्धन m जो है वह क्या होगा, एक से छोटा होगा। यानी प्रतिबिंब जो है वह वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। अब इसका एक नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट क्या है, समतल दर्पण का आवर्धन सदैव एक होता है और पॉजिटिव साइन आभासी प्रतिबिंब दर्शाता है। तो समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो क्या होता है, ऑलवेज एक होता है, और प्रतिबिंब भी हमेशा क्या होता है, आभासी होता है। दर्शाता है कि प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर है। समतल दर्पण में जब भी कोई भी प्रतिबिंब बनेगा तो वह क्या होगा, वस्तु के आकार के बराबर ही बनेगा। ठीक है। तो ये था हमारा नोट पॉइंट। ठीक है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। यदि m पॉजिटिव हो, यानी आवर्धन क्या हो, पॉजिटिव हो, तो m क्या होगा, एक से छोटा होगा। तब हमें पता चलेगा यह कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ठीक है। अब इसके अगले पॉइंट में कह रहा है, यदि m पॉजिटिव हो, यानी आवर्धन क्या हो, पॉजिटिव हो, धनात्मक हो, तो m क्या होगा, एक से बड़ा होगा। और यह हमें बताएगा जो दर्पण कौन सा है, अवतल है। ठीक है। कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है। अब हम देखेंगे जो m अगर क्या है, निगेटिव है, यानी आवर्धन हमारा क्या है, ऋणात्मक है, तो दर्पण हमारा क्या होगा, तो इस स्थिति में दर्पण हमारा अवतल होगा। तो इन दोनों स्थिति में क्या होगा, हमारा दर्पण अवतल होगा, पॉजिटिव और निगेटिव में। ठीक है। तो ये था हमारा प्रकाश का परावर्तन। और अगले वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, लेंस दर्पण सूत्र के बारे में, जो 1/v प्लस 1/f बरा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f कैसे होता है। ये चीज़ के बारे में हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको मेरे द्वारा जारी किए गए नए नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलता रहें। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।